Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अकाउंट्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो से अकाउंट समझनी हो उसके लिए ये वाली सीरीज बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अकाउंट्स को। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स होता क्या है। तो हम इस चीज को अकाउंट्स की डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप लोगों को यहां पर जैसे दो मिठाई की दुकानें दिखाई देंगी। एक मिठाई की दुकान है जहां पर बहुत सारे कस्टमर्स हैं, एक के ऊपर एक लोग पड़ रहे हैं, और दूसरी दुकान है जहां पर आपको दो चार कस्टमर ही नजर आएंगे। अब हमसे कोई पूछे कि आपको क्या लगता है इन दोनों दुकान में ज्यादा प्रॉफिट किसका होगा, तो ज्यादातर सब लोगों का जवाब यही होगा कि जिस दुकान पर ज्यादा कस्टमर है उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि उसकी सेल ज्यादा है, और जिस दुकान पर कस्टमर्स कम है उसका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, हम यही मान के चलेंगे। लेकिन जब हमने इन दोनों दुकान में जाकर पता लगाया कि कितना कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है हमें यह पता लगे कि जिस दुकान पर कस्टमर कम है वहां प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू जहां पर बहुत सारे कस्टमर्स थे। अब इसका रीजन क्या निकल के आया, हम तो जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं ना अकाउंट्स को समझने के लिए। तो इसका रीजन ये पता लगा कि जिस दुकान पर बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं वो दुकान किराए की दुकान थी। ठीक है, वो दुकान उसकी अपनी नहीं थी, उसको बहुत ज्यादा रेंट पे करना पड़ता है लैंडलॉर्ड को। तो एक तो उसका ये बहुत मोटा खर्चा हो गया। दूसरा, वो जो मिठाइयां बनाता है और उसके लिए जो दूध वगैरह लेके आता है उसके आसपास कोई ऐसी डेयरी नहीं है, उसको दूर से लेकर आना पड़ता है जो उसको महंगा पड़ता है। और जो दूसरी दुकान थी उसको मिठाइयां सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो ये दो रीजन की वजह से प्रॉफिट कम कस्टमर्स की वजह से भी उसका ज्यादा हो रहा है, और जिसके बहुत ज्यादा कस्टमर्स है उसका उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। समझ में आया। तो अगर हमें किसी बिजनेस के बारे में कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, ये पता लगाना है, तो उसके लिए हमारे को किस में जाना पड़ेगा, अकाउंट्स में। इसीलिए अकाउंट्स को बोला जाता है अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मैंने यहां पर ऑलरेडी कुछ चीजें लिख कर रखी है जिससे क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो। तो देखिए, अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो पहले बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम लोगों को बिजनेस करना है उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी, पैसे की। ज्यादातर बिजनेस तो पैसे से ही होंगे, अब एक्सेप्शंस तो हो सकते हैं बट मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं इन जनरल। अब ये मनी हम कहां से अरेंज कर सकते हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों को जो बिजनेस स्टार्ट करना है, जिस लाइन में हम जाएंगे उसमें कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है इनिशियली। तो 1 लाख रुपए हमारे को चाहिए। अब वो देखना है कहां से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम खुद को देखेंगे कि हमारे पास उसमें से कितना है। तो हमने देखा कि 40,000 रुपए तो हम खुद के अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 40,000 हमने खुद के फंड्स लगा दिए। अभी भी कितने कम पड़े, 60,000। ये कहां से लेके आएंगे, तो थोड़े बहुत पैसे हमने अपने फ्रेंड से बोरो कर लिए। तो 60 में से 30,000 रुपीज हमने फ्रेंड से बोरो कर लिए। अब बचे 30, वो हमने बैंक से लोन ले लिया। बैंक लोन देता है ना बिजनेस वगैरह करने के लिए। तो 30,000 रुपए हमने बैंक से लोन ले लिया, तो हमारे पास फंड्स अरेंज हो गए। 40 हमने खुद के लगाए, 30,000 मैंने फ्रेंड से बोरो करे कि मैं बाद में दे दूंगा, 30,000 रुपीज बैंक से लोन ले लिया। हो गए हमारे पास 1 लाख रुपए। अब हमें इस 1 लाख रुपए को यूटिलाइज करना होगा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे हम सोचते हैं कि हम एक टेक्सटाइल फर्म खोलेंगे, ठीक है, कपड़े का काम करेंगे, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए। सबसे पहले तो आपने शॉप खरीद ली, 50,000 रुपीज की आपको एक शॉप मिल गई, 50,000 रुपए आपके वहां लग गए। अब आपके पास दुकान तो हो गई, दुकान में आपको स्टॉक रखना पड़ेगा कपड़े का, जो आप बेचोगे वो स्टॉक भी चाहिए। तो 30,000 रुपीज का आपने स्टॉक खरीद लिया, 50,000 की दुकान थी, 30,000 का स्टॉक हो गया। क्या इससे काम चल जाएगा? आप खुद सोचो। जैसे आपने दुकान ली, खाली दुकान ली, उसमें कपड़े लाकर रख लिए, तो कपड़े कहीं पर तो रखोगे, आपको उसको फर्निश करवाना पड़ेगा, और
कोई कस्टमर आएगा, वो भी बैठेगा, आप भी बैठोगे, तो उसके लिए हम लोगों को फर्नीचर भी चाहिए। तो 10,000 रुपये हमने फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिए। शॉप ली, ठीक है, स्टॉक लिया, फर्नीचर लिया। अब हम लोगों के पास बच गए 10,000 रुपीज। देखिए, अगर हम इस 10,000 को भी कहीं पर लगा देंगे तो बिजनेस के स्टार्टिंग डेज में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब स्टार्टिंग में जब कस्टमर्स आएंगे, किसी को चाय पानी कुछ खिलाना पिलाना है, हमारे पास तो उसके लिए भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि हमने पूरे 1 लाख रुपए कहीं भी लगा दिए। तो इसलिए बेटर है इस 10,000 रुपये को अभी हम अपने पास रखते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रखा है, इसको डिस्कस करते हैं। वॉन्ट टू डू बिजनेस, नीड मनी, अरेंज फ्रॉम। अपने फंड से हमने कितना पैसा अरेंज किया था, तो हमने अपने लगाए थे 40,000 रुपीज। तो 40,000 तो ये हो गए। अरेंज फ्रॉम, हमने बोरो किया था अदर्स लाइक बैंक, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो बैंक से लोन लिया था हमने कितने का, 30,000 का, और 30,000 रुपये हमें अपने फ्रेंड ने, मतलब हमने अपने फ्रेंड से बोरो किए थे। तो टोटल मिला के 60,000 रुपीज हमने बाहर से लिए, 40 अपने लगाए। कितने हो गए टोटल, 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए हमने कहाँ कहाँ यूज किया। देखिए, एक तो शॉप ली, 3rd नंबर पे लिखा ना बिल्डिंग, तो ये शॉप कितने की ली थी हम लोगों ने, ये ली थी 50,000 रुपीज की। तो 50,000 रुपीज यहां पर लग गए थे। फर्नीचर कितने का लिया था, 30,000, 10,000 रुपीज का स्टॉक, और बचे कैश इन हैंड 10,000 रुपए अभी हमारे पास हाथ में बच गए। आ गई बात समझ में। तो ये पूरे 1 लाख रुपए जो हमारे पास आए, ये हमने यहां पर यूटिलाइज कर दिए। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स की। ये तो बड़ी बेसिक बात करी। अब इस चीज से, इस एग्जाम्पल से हम लोग अकाउंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पैसा हमने खुद का लगाया, ओन फंड्स, जो हमने खुद का पैसा बिजनेस में लगाया, ये मैं पहली टर्म समझा रहा हूं आपको अकाउंट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। वो क्या कहलाता है, कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, जो पैसा ओनर खुद लगाता है बिजनेस में, वो कहलाता है कैपिटल। 40,000 रुपए उसने खुद लगाए थे बिजनेस में, तो वो क्या कहलाया, कैपिटल। तो अब आपसे कोई भी पूछ ले कि अकाउंट्स में कैपिटल किसको बोलते हैं, कैपिटल मतलब जो ओनर ने पैसा लगाया वही कैपिटल है। ठीक है, जो ओनर ने पैसा लगाया वो क्या है, कैपिटल। जो हमने ये बाकियों से लिया, बैंक से लोन लिया, फ्रेंड से बोरो किया, ये सब क्या कहलाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। ये कहलाती है लाइबिलिटीज। एक हुई तो लाइबिलिटी, एक से ज्यादा हुई तो लाइबिलिटीज। समझ में आ गया। तो अमाउंट बोरोड फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। अमाउंट टू बी रीपेड एट अ लेटर डेट, जो हमें बाद में किसी का पैसा वापस करना है, वो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। या फिर हम कह सकते हैं लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, ये एक बोझ है कि आपको आगे चलकर इसको रीपे करना है। समझ में आ गया। तो लाइबिलिटीज क्या है, बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, रीपे करनी आगे। कैपिटल, जो ओनर ने पैसा लगाया। इन दोनों को मिलाकर जो पैसा आया बिजनेस में, वो हमने अलग अलग चीजें खरीदने में लगा दिया। फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, कैश इन हैंड कुछ रखा। ये सब कलेक्टिवली, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं, देखिए ये सारी चीजें जो हैं, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है असेट्स। क्या बोला जाता है, असेट्स। ये कहलाती है हमारी असेट्स। देखिए, आप असेट की डेफिनेशन किसी से पूछोगे जो अकाउंट्स पढ़ रहा होगा, तो जनरली लोग एग्जाम्पल देने लग जाते हैं कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो कहलाती हैं असेट्स। वो तो एग्जाम्पल हुए। असेट्स होती क्या है, देखिए असेट्स का मतलब है वो रिसोर्सेज जो हमने बिजनेस में रखे हैं बेनिफिट डिराइव करने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मतलब ऐसे संसाधन जो हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है ये हमारे बिजनेस को और अच्छा बनाने के लिए काम आएगा। ठीक है, अब कहने को तो जैसे अगर हमने दुकान खोली कपड़े की, तो बिना फर्नीचर भी काम चल सकता था कि ठीक है, या फिर फर्नीचर कम लेंगे तो भी काम चल सकता था कि ठीक है मैं खड़ा रह जाऊंगा, मुझे बैठने की जरूरत नहीं है, मैं चेयर नहीं ले रहा, या कस्टमर को खड़े खड़े ऐसे ही बेचेंगे हम, उसको बिठाएंगे नहीं। कई शॉप्स पे ऐसा होता है। लेकिन हमें लगा नहीं,
अगर कस्टमर आएगा यहाँ पर बैठेगा उसके लिए कन्वीनियंट होगा तो उससे हमारा मतलब कस्टमर्स और बढ़ेंगे, उससे हमारी सेल बढ़ेगी क्योंकि कस्टमर्स को अच्छा लगेगा यहाँ आकर। आई बात समझ में? तो असेट्स क्या कहलाती है? वो रिसोर्सेज जो हमें लगता है, देखिए असेट्स अलग अलग बदल सकते हैं, ये तो बहुत बस जस्ट एग्जांपल लिए हमने, ये तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। किसी बिजनेस में कोई असेट्स होंगे, किसी में कोई और असेट्स होंगे, तो डिपेंड करता है आपका क्या लाइन ऑफ बिजनेस है, उसके हिसाब से असेट्स बदलेंगे। ठीक है, और एक ही लाइन में भी अलग अलग फर्म्स के पास अलग अलग असेट्स हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये असेट्स हमारे लिए जरूरी है, दूसरे को वो जरूरी नहीं लगता। समझ में आई बात? तो आइए इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार। जैसे असेट्स यहां पर लिख भी रखा मैंने, रिसोर्सेज केप्ट इन द बिजनेस टू डिराइव बेनिफिट। हमें बेनिफिट डिराइव करने के लिए जो रिसोर्सेज रखे बिजनेस में वो कहलाते हैं असेट्स। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। आई बात समझ में? लाइबिलिटी क्या है? अमाउंट विच वी ओ टू अदर्स, दैट इज अमाउंट टू बी रीपेड एट अ लेटर डेट। जो हमारे को किसी का पैसा वापिस करना है, उधारी हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, सीधी बात, जो उधारी है वो लाइबिलिटी है। और कैपिटल क्या पढ़ा हमने? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो पैसा बिजनेस के ओनर ने लगाया वो कहलाता है कैपिटल। अब आप एक बात बताओ, देखिए एक चीज बोली जाती है कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एक फॉर्मूला बोला जाता है अकाउंट्स में, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या ये वैसे भी लॉजिकल नहीं है? लाइबिलिटी जो हमने बाहर से पैसा लिया, कैपिटल जो ओनर ने खुद का लगाया, दोनों मिलाकर ही तो हम असेट्स खरीदेंगे, तो ये तो हमेशा मैच करेगा ही करेगा। भाई जो पैसा बिजनेस में आया उसी को तो यूज करोगे, और कैसे आएगा पैसा? तो असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट एक टर्म है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती है? देखिए ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं कि बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई। ये बहुत हम लोग जब आगे आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसमें इस टर्म को बहुत यूज किया जाता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी बिजनेस में हो रहा है, बस वो पैसों में मेजर किया जा सकता हो। अगर वो पैसों में मेजर किया जा सकता है तो वो ट्रांजैक्शन है। ये क्यों जरूरी है ट्रांजैक्शन जानना? क्योंकि इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना बिजनेस पे। अब हमने बिजनेस कर रहे हैं अगर हम लोग, तो एक अकाउंटेंट क्या क्या रिकॉर्ड करे और क्या क्या ना करे। तो हम कहेंगे कि सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है आपको। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी जो पैसों में मेजर की जा सकती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तरीका ऐसा हो सकता है कि हमने अपनी दुकान पर ही चाय बनाने का सारा सामान रख रखा है। तो अगर कोई कस्टमर आया तो हमने अपने उसको लड़के को कहा कि एक चाय बना दो। तो चाय बना दो हमने उसको बोला, क्या एक बिजनेस एक्टिविटी है? ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये पैसों में मेजर नहीं की जा सकती। उस टाइम बस उसने चाय बनाई, वो कहीं पर गया नहीं। ठीक है, उससे पहले वो ऑलरेडी दूध वगैरह लेकर आया हुआ है, चाय पत्ती रखी है, चीनी रखी है, वो तो जब खरीदी होगी तब ट्रांजैक्शन रही होगी। लेकिन अभी हमने उसको बोला चाय बना दो, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट क्या होता कि हम लोग चाय बनाने का कुछ सामान नहीं रखे, हमने लड़के को कहा जाके बाहर से चाय लेके आओ, तो वो 10 रुपए की चाय लेके आया। अब ये चीज हमारी पैसों में मेजर की जा सकती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या हुई? एनी बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, और एक और टर्म यूज होता है इवेंट। ये इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब होता है कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हुई उसके बाद में जो रिजल्ट निकल के आया वो कहलाता है इवेंट। हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, और जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है वो कहलाता है इवेंट। जैसे हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, ये तो ट्रांजैक्शन है। परचेज कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन है। लास्ट में हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा ये एक इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो इवेंट इज द कंसीक्वेंस ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू महेश इज अ ट्रांजैक्शन
वाइल प्रॉफिट अर्न इज एन इवेंट, वो एक इवेंट कहलाएगा। अब दो चार टर्म्स को और समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, सेल, सेल का मतलब एक तो दुकान के बाहर नहीं लिखा होता सेल, या कहीं मॉल में लिखा होता है सेल, उस सेल का मतलब तो कुछ और ही होता है। वो सेल का मतलब होता है डिस्काउंट, बट अकाउंट्स में सेल को डिस्काउंट नहीं बोलते। सेल का मतलब होता है जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं, अगर हम उसको बेच रहे हैं तो वो कहलाती है सेल। समझ में आई बात? जैसे हमने अभी कपड़े का काम किया था, तो कपड़े जब हम बेच रहे हैं तो वो क्या है? सेल। लेकिन अगर हम कुछ और बेच रहे हैं तो वो सेल नहीं कहलाएगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। देखिए, हम जब अकाउंट्स की बुक्स बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो अगर आपको कहीं पर सेल लिखा हुआ मिले तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है ये सेल लिख तो दो, किस चीज की सेल। तो भाई ये अंडरस्टूड है, हम जिस चीज का काम कर रहे हैं उसकी सेल है। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ये उसकी सेल है, आइटम का नाम लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज में डील कर रहे हैं उसकी ये सेल है। लेकिन अगर हम उसके अलावा कुछ और बेचते हैं, अब हम उसके अलावा क्या बेचेंगे? उसके अलावा हम बेच सकते हैं, जैसे हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दुकान पे मंगाते हैं। अब वो बहुत सारे न्यूज़पेपर इकट्ठे हो गए, वो रद्दी बेच रहे हैं, तो बेच तो वो भी रहे हैं, तो क्या वो सेल कहलाएगी? नहीं, वो सेल नहीं कहलाएगी, उसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा अपने अकाउंट्स में। समझ में आई बात? तो जस्ट मैं टर्म बता रहा हूं कि अकाउंट्स में सेल का मतलब क्या होता है, अपने गुड्स को बेचना। तो सेल हेयर मीन्स सेल ऑफ गुड्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अ स्वीट शॉप सेलिंग स्वीट्स इज सेल। एक मिठाई की दुकान वाला जब मिठाई बेच रहा है तो वो सेल है। बट इफ दे सेल देयर ओल्ड फर्नीचर, बट अपना अगर पुराना फर्नीचर निकाल रहे हैं वो, तो इट इज नॉट टर्म्ड एज सेल, वो सेल नहीं कहलाएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं हम। सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है कैश सेल, दूसरी होती है क्रेडिट सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल का मतलब क्या है? जब हम अमाउंट इमीडिएटली रिसीव कर लें कस्टमर से, कस्टमर हाथ की हाथ अपना अकाउंट सेटल कर दे, पेमेंट कर दे, तो वो कहलाएगी कैश सेल। और अगर कस्टमर मना करे कि अभी नहीं दे रहा, बाद में दूंगा, तो वो कहलाएगी क्रेडिट सेल। समझ में आई बात? देखिए, यहां पर लिखा है कैश सेल, लेकिन कैश सेल का मतलब ये नहीं है पैसे कैश में ही मिलेंगे। अब हो सकता है आपको डाउट आए, किसी ने अगर पेटीएम कर दिए, ठीक है, चेक से दे दिए, कुछ और तरीके से पेमेंट कर दी, तो क्या वो नहीं आएगा? नहीं, वो भी कैश सेल के अंडर ही आएगा। वो तो अब ये पुराने टर्म्स हैं, पहले कैश ही चलता था, इसलिए इसका नाम कैश सेल रखा गया है। बट कैश सेल का मतलब है इमीडिएटली पैसा आ जाना। ठीक है, समझ में आ गया? वो पैसा किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन अगर पैसा अभी नहीं आया तो वो कहलाएगी क्रेडिट सेल। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने कैश में सेल करी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा आया, सामने आपने गुड्स दिए, खत्म कहानी। लेकिन अगर हमने क्रेडिट पर सामान बेचा तो उस बंदे से आपको बाद में पैसे लेने हैं, तो याद थोड़ी ना रखेंगे हम एक एक बंदे का नाम कि किससे कितने रुपए लेने हैं। ठीक है, और बाद में तो वो मुकर भी सकता है, तो इसलिए हमें उसका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी बुक्स में कि इस बंदे को हमने उधार पर सामान बेचा हुआ है। तो जिस पर्सन को हम उधार पर गुड्स बेचते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेटर। ठीक है, नई टर्म पढ़ रहे हैं हम अकाउंट्स में, आपको मतलब अभी तक जो करा उसमें क्या कहलाएगा? ये डेटर। ठीक है, इसमें बी साइलेंट होता है, डेटर बोला जाता है। तो डेटर कौन हुआ? दो तरीके से कह सकते हो। डेटर वो पर्सन है जिससे पैसा आएगा, आगे चलकर पैसा आना है ना। या फिर यूं कह सकते हो, डेटर वो है जिसको हमने क्रेडिट पर गुड्स बेचे हैं। ठीक है, जिसको हमने क्रेडिट पर गुड्स बेचे हैं वो कहलाता है हमारा डेटर। तो यहां पर लिख रखा है, व्हेन अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड एट अ लेटर डेट इट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स, और पर्सन टू हुम क्रेडिट सेल्स आर डन इज कॉल्ड अ डेटर। वो डेटर कहलाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, परचेज। अगर सेल समझ में आ गया तो सेम वही पैरेलल डेफिनेशन उसकी चलेगी परचेज की। परचेज अगर आपको बुक्स में मिल जाए तो परचेज का मतलब क्या है? परचेज मतलब गुड्स की परचेज। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। परचेज हियर मींस परचेज ऑफ गुड्स ओनली। फॉर एग्जांपल, अ सॉफ्ट ड्रिंक सेलर परचेजेस सॉफ्ट ड्रिंक टू सेल। एक सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाला सॉफ्ट ड्रिंक खरीदता है तो वो उसके लिए परचेज है। बट
इफ ही परचेजेस रेफ्रिजरेटर, लेकिन अगर वो रेफ्रिजरेटर खरीदता है अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए, तो वो उसके लिए परचेज नहीं है, उसको नाम लिखना पड़ेगा क्या खरीदा। समझ में आ गई बात। परचेज दो टाइप की है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। अगर आप सामने वाले को पैसे इमीडिएटली दे आए तो वो क्या कहलाएगा, कैश परचेज। अगर आपने भी अपने जिससे भी आपने खरीदा वेंडर से, उसको आपने कह दिया कि मैं पैसे बाद में दे दूंगा, तो वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट परचेज। मैं फिर कह रहा हूं, पैसे कैसे मर्जी दो, कैश में दो, चेक से दो, कैसे भी करके दो, दे तो दिए ना, तो वो कैश परचेज है, और नहीं दिए तो वो क्रेडिट परचेज है। अब जब हमने उसका नाम लिखा था जिससे पैसा आना है, तो उसका भी तो लिखना पड़ेगा जिसको पैसा देना है हमें, ठीक है, वरना वो तो कुछ भी अमाउंट बोल देगा, आगे लेट बाद में कह देगा कि होंगे 10,000, बोल सकता है 12,000, और हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे को उसका भी नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिससे हमने उधार पर सामान खरीद रखा है, वो कहलाता है क्रेडिटर। वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन हुआ, ठीक है, जिससे हमने उधार पर सामान खरीदा हुआ है, या फिर वो पर्सन जिसको हमें आगे चलकर पेमेंट देनी है, ठीक है, वो पर्सन जिसको हमें आगे चलकर पेमेंट देनी है, वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। आ गई बात समझ में। लास्ट एक और टर्म पढ़ते हैं आज के लिए, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम असेट को यूज करते हैं और यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। जैसे हमने फर्नीचर रखा, अब फर्नीचर यूज करते जाएंगे, मशीन यूज करेंगे, तो इनकी वैल्यू धीरे धीरे गिरेगी। जैसे कार ली, कार की वैल्यू धीरे धीरे गिरेगी, वो जो वैल्यू इसकी गिर रही है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। अब ये जो वैल्यू गिर रही है इसको निकालते कैसे हैं, इसके लिए तो पूरा चैप्टर होता है, वो हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे, उसको निकाला कैसे जाता है कि वैल्यू कितनी गिरी। बट अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ डेप्रिसिएशन का, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है, ड्यू टू वियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ टाइम, ठीक है, समय के साथ साथ वैल्यू उसकी गिरेगी, और वियर एंड टियर मतलब उसको यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स के बहुत बेसिक से टर्म पढ़े। सबसे पहले पढ़ा, एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर हमने पढ़ा कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। असेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन क्या होती है, एनी एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इवेंट क्या होता है, कंसीक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेल, दो टाइप की होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। जिसको हम क्रेडिट पर सामान बेचते हैं वो होता है डेटर। फिर हमने पढ़ा परचेज, दो टाइप की होती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। जिससे हम उधार पर सामान खरीदते हैं वो कहलाता है क्रेडिटर। फिर हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आ गई बात समझ में। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।